ये स्टार्ट कर रहे हैं। रजिस्टर्स हमने देख लिया, रजिस्टर्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया कि रजिस्टर क्या होते हैं। एक टेम्पररी स्टोरेज जो है, टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन होती है रजिस्टर, और ये सीपीयू के अंदर होती है, प्रोसेसर के अंदर होते हैं, बिल्ट इन होता है। ठीक है, बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, जो नाम इनका रखा हुआ है उसी नाम से उनको जो है वो हम उसी नाम से जो हम उनको जो है वो यूज करेंगे। तो सिंटैक्स में भी और लैंग्वेजेस में भी सारी चीजें में वही रखेंगे। अब हम आते हैं कुछ रजिस्टर। सब देखें, एक्यूमुलेटर रजिस्टर है। अब एक्यूमुलेटर रजिस्टर ये हर इंटेल में भी होता है, मोटोरोला के प्रोसेसर में भी होता है, और सारे प्रोसेसर में होता है। इसका काम क्या है एक्यूमुलेटर रजिस्टर का? ठीक है ना, एक्यूमुलेटर का मतलब आप पढ़ रहे थे ना कल, जो आप लैब में भी करते AX है ना, AX क्या है? एक्यूमुलेटर रजिस्टर। EX भी वही चीज है, एक्सटेंडेड है बस। ठीक है ना, उनका फर्क क्या है वही बताऊंगा आपको। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या है? देयर इज अ सेंट्रल रजिस्टर इन एवरी प्रोसेसर कॉल्ड द एक्यूमुलेटर। ठीक है, यानी कि हर प्रोसेसर में ये होता है, ये रजिस्टर हर प्रोसेसर में। और अब यहाँ इसका काम नजर आ रहा है आपको ना, यहाँ इसका काम लिखा है, ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, लॉजिकल ऑपरेशंस है। मैथमेटिकल मतलब क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है, जो 4 बेसिक है। और लॉजिकल का मतलब क्या है? एंड, और, नॉट, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये लॉजिकल है। तो सारे जो है ना वो इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर परफॉर्म होता है। अच्छा, द वर्ड साइज ऑफ द प्रोसेसर इज डिफाइंड बाय द विड्थ ऑफ इट्स एक्यूमुलेटर। ठीक है, वर्ड साइज का मतलब क्या है? जो उसका टोटल साइज है प्रोसेसर का, ये 16 बिट है, 32 बिट है, या 64 बिट है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर की कितनी बिट्स हैं, इसकी विड्थ कितनी है। अगर एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है 32 बिट का है तो प्रोसेसर भी 32 बिट का होगा। अगर एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है 64 बिट का है तो प्रोसेसर भी 64 बिट का होगा। तो जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर की लेंथ होगी वही प्रोसेसर की जो है ना विड्थ, मतलब वही विड्थ होगी उसकी। अच्छा जी, 32 बिट प्रोसेसर हैज एन एक्यूमुलेटर ऑफ 32 बिट्स। ठीक है, तो ये बात हो गया, ये बात अभी बताई मैंने। जो प्रोसेसर 32 बिट का है उसका एक्यूमुलेटर रजिस्टर भी 32 बिट का होगा। तो ये बात हुई थी एक्यूमुलेटर रजिस्टर के बारे में। ये जनरल बात आई है, आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पॉइंटर, इंडेक्स और बेस रजिस्टर। ठीक है, पॉइंटर रजिस्टर भी एक होता है, ठीक है, जिसको हम, ये एक ही चीज के नाम है, पॉइंटर कह लो, इंडेक्स कह लो, या बेस रजिस्टर कह लो। ठीक है, तो यानी कि ये एक ही चीज के नाम है। इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड्स। ठीक है ना, ऑपरेंड्स का जो एड्रेस है उसको होल्ड करता है। एड्रेस, ये बात याद रखना, एड्रेस। पॉइंटर्स पढ़े, पॉइंटर सी में, सी शार्प में इसका कॉन्सेप्ट है पॉइंटर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, पॉइंटर का क्यों यूज करते हैं, कोई बता सकता है क्लास में? जी, पार्टिसिपेंट नजर आ रहे हैं? कोई इंटरेक्टिव रखे सेशन? अगर मैं कोई चीज पूछ रहा हूँ तो उसका रिप्लाई जरूर करें। अगर आपको आता है करें, नहीं आता तो जब भी ये रिप्लाई कर दे, पता नहीं है सर इसके बारे में, अगर कुछ फीडबैक मिले तो हमें पढ़ाने में आसानी होती। किसी वैल्यू को पॉइंट करने के लिए, ठीक है, अच्छा, वैल्यू को पॉइंट करते हैं, सही बता रहे हैं, लेकिन कैसे पॉइंट आउट करते हैं? पोजीशन को बताने के लिए। सामने पोजीशन मतलब आप एड्रेस कहना चाह रहे हैं, एड्रेस बताने के लिए। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसकी एग्जांपल क्या है? आप शॉर्टकट बनाते हो ना पीसी में? हाँ सही, आप पीसी में शॉर्टकट बनाते हो ना? कोई भी आपका पीसी पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे अभी ये मुख्तलिफ फोल्डर्स रखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर मुख्तलिफ फाइल्स रखी हुई हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल ये फोल्डर है, ठीक है, लेटेस्ट थीसिस के नाम से, इसको मैंने अगर इसका शॉर्टकट बना दिया,
इसका शॉर्टकट बनाते हैं। इसका शॉर्टकट कहाँ है? क्रिएट शॉर्टकट। अच्छा जी, अब लेटेस्ट थीसिस की मैं देखता हूँ कितनी है, साइज कितना है। इसका साइज है 60.3 MB और लेटेस्ट थीसिस का साइज क्या है शॉर्टकट का? इसका साइज नजर आएगा, इसका साइज है 4 KB। देखा वो कितना फर्क है, वो 64 MB का है, ये 4 KB का है बस। अच्छा इसमें क्या है, इसमें डबल क्लिक किया, इसमें मुझे ये फाइलें नजर आ रही हैं, ठीक है, 2 फाइलें, और इस पर डबल क्लिक किया, इस पे भी मुझे वही 2 फाइलें नजर आ रही हैं। तो एक्चुअली इसमें हुआ क्या, शॉर्टकट में क्या हुआ, इसका साइज छोटा है, कंटेंट वही है, उसी फोल्डर के कंटेंट है तो ये है। अच्छा मैं यहाँ पर अगर मैं कोई वो बनाता हूँ, नया फोल्डर बना देता हूँ 1 2 3 के नाम से, तो इसको डबल क्लिक करूंगा तो क्या मुझे वो नजर आएगा? मैंने ये यहाँ बनाया, ठीक है, लेटेस्ट में मैं इस पर शॉर्टकट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वहां पर भी नजर आ रहा है ये 1 2 3। तो ये क्या वो बना है, ये जो शॉर्टकट बना है ये क्या है? ये पॉइंटर है, पॉइंटर का काम कर रहा है। ये खुद कुछ नहीं है, बल्कि इसने इस फोल्डर का एड्रेस अपने पास होल्ड कर लिया है। मैं जब इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो हकीकत में वो उस फोल्डर को खोल देता है जो कि नीचे एक्चुअल मौजूद है, ये वाला, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो है ना शॉर्टकट है, और शॉर्टकट के जरिए से मैं, तो ये जो है ना पॉइंटर्स का ये फायदा है। पॉइंटर्स जो है ना, आप एक पॉइंटर्स, और मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया था 1 2 3 का, ये 1 2 3 का फोल्डर मुझे, यानी कि जो चेंजेस मैं यहाँ कर रहा हूँ वो सब जगह अपडेट हो गई, फौरन सब जगह अपडेट हो गई शॉर्टकट के जरिए, पॉइंटर्स के जरिए, ठीक है। ये पॉइंटर एक्चुअल में खुद कुछ नहीं होता, बल्कि वो किसी का एड्रेस होल्ड करके अपने पास रखता है। तो जब हमें एक्चुअल लोकेशन पे ही बार बार एक्सेस करना हो और हम एड्रेस के जरिए कर लें तो फायदा ये होता है कि कोई जगह कम घेरेगा, ठीक है ना। ये कितने MB का था, 60 MB का था, ये 4 KB का था, कितना फर्क है, ठीक है। तो एक जगह कम घेर रहा है और काम मैं उसी पे कर रहा हूँ, तो ये फायदा होता है पॉइंटर्स का। क्लियर हो गया? पॉइंटर्स का फायदा समझ में आ गया। इसी तरह अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करोगे तो आप बार बार जो है किसी भी वेरिएबल को यूज करोगे तो जगह घेरेगा, और फिर आप एक ही अगर उसके पॉइंटर के जरिए से इसको एक्सेस करोगे, जगह कम घेरेगा। प्लस ये कि पॉइंटर के जरिए से जो है ना वो आपको करंट वैल्यू मिलेगी, यानी जो उस वेरिएबल के अंदर मौजूद है वही वैल्यू मिलेगी। अगर चेंज हो रही है तो वो भी चेंज वैल्यू मिलेगी आपको पॉइंटर के जरिए भी। तो बहुत अच्छा रहता है प्रोग्राम में, अगर आप पॉइंटर यूज कर लो तो आपका प्रोग्राम वेल सिंक्रोनाइज्ड रहता है, और इसकी बहुत एप्लीकेशंस जो है बहुत जगह मौजूद है। आपको मैंने एक एग्जांपल के तौर पे शॉर्टकट का यहाँ पर कॉन्सेप्ट दे दिया, ये पॉइंटर का ही कॉन्सेप्ट है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो ये यहाँ पर यही बात हो रही है कि जो पॉइंटर रजिस्टर है या इंडेक्स रजिस्टर है या जो बेस रजिस्टर है, वो करता क्या है, एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, ऑपरेंड का एड्रेस होल्ड कर लेता है। ऑपरेंड किसे कहते हैं? जैसे आपको मैंने बताया था, ये क्या है, ऑपरेंड है। आपने लिखा, आपने फॉर एग्जांपल लिखा ऐड EX कॉमा B, अगर आपने ये लिखा है, B एक वेरिएबल है, EX क्या है, रजिस्टर है। तो दोनों क्या है, ऑपरेंड है ना। ऑपरेंड का मतलब क्या है कि इन दोनों के दरमियान हम एडिशन करने जा रहे हैं। ये ऑपरेटर हो गया, ये ऑपरेंड हो गया। तो ऑपरेंड का जो एड्रेस है वो कौन होल्ड करेगा, पॉइंटर रजिस्टर। यानी कि एड्रेस का मतलब क्या है, मेमोरी में ये जहां पर रखे हुए हैं, मेमोरी में जहां पर रखे हुए हैं, मेमोरी में जाहिर है यही होगा ना बी। EX जो है रजिस्टर है, ये तो मेमोरी में नहीं है, ये तो रजिस्टर के अंदर है, प्रोसेसर के अंदर है, ठीक है। तो उसका तो पॉइंटर नहीं बनेगा, लेकिन वेरिएबल का पॉइंटर बन जाता है, ठीक है। तो मेमोरी के अंदर जहां पर वैल्यू रखी हुई है, रैम के अंदर जहां वैल्यू रखी हुई है, उस वैल्यू का एड्रेस जो है, ठीक है। यानी कि मैं आपको अगर बना के दिखा दूं, ये आपकी रैम है, और यहाँ पर जो है वैल्यूज रखी हुई है, और इन वैल्यूज का एड्रेस है, ये वैल्यूज रखी है, फिर इसका एड्रेस है। फॉर एग्जांपल ये इसका एक एड्रेस है, लेट्स सपोज 0, ये है 0001, ठीक है, ये है 0002,
इस तरह से जो है एड्रेस चल रहा है, ये है 0003। ये 0004। अब ये क्या हो गया एक्चुअली, ये एड्रेस है। तो पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर के जरिए ये चीज होल्ड होती है। इस चीज को होल्ड कर लिया तो इस पे रखी हुई जो वैल्यू है वो मिल जाएगी आपको। क्लियर हो गई ये पॉइंटर वाली बात। ये पॉइंटर रजिस्टर एक्चुअली एड्रेस जो है ऑपरेंड का उसको होल्ड कर देता है। ये ऑपरेंड फॉर एग्जांपल यहाँ पर बी रखा हुआ है, बी वेरिएबल रखा हुआ है जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, और एम में यहाँ रखा हुआ है। इसका एड्रेस क्या है 004। ये एड्रेस जो है पॉइंटर रजिस्टर होल्ड करेगा। तो यहाँ पर ये बात आ गई। It holds the address of the operand. It does not hold the data, but holds the address of the data. ठीक है, डेटा को होल्ड नहीं करता, बल्कि उसका उस डेटा वो डेटा जिस एड्रेस पे रखा हुआ है वो एड्रेस एक्चुअली होल्ड करता है पॉइंटर रजिस्टर। और एग्जांपल क्या दी जा रही है, फॉर एग्जांपल फॉर लूप हाई लेवल लैंग्वेजेस में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहा है कि फॉर लूप कैसे चलता है। देखो फॉर लूप में आपने फॉर लूप में क्या होता है, आप जैसे आपने सी शार्प में भी यूज किया हुआ, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में यूज किया हुआ फॉर लूप, a is equal to 0, a is less than 10, इस तरीके से फॉर लूप लिखते हैं, a is less than 10, a plus, ठीक है। तो होगा क्या, ये चलता रहेगा, पहले a की वैल्यू 0 होगी, फिर a की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, जब तक a की वैल्यू 10 से पहले तक चलेगा। जैसे ही 10 होगा ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। तो अब ये बार बार जो है वो चल कैसे रहा है लूप, ठीक है, बार बार चल कैसे रहा है। पीछे जो है ना पॉइंटर रजिस्टर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जाहिर है एक ही काम, क्योंकि लूप की बॉडी होती है ना, आपको पता है लूप की बॉडी होती है, वही काम हमें बार बार कराना है। अगर यहाँ 3 लाइनें 4-5 लाइनें लिखी हैं, इंस्ट्रक्शन लिखी है, ये 5 इंस्ट्रक्शन बार बार चलती रहेंगी, 10 मरतबा चलेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी मरतबा ये बार बार चलती रहेंगी। बार बार कैसे चल रही है कि ये जो फॉर का लूप है, फॉर के लूप के फौरन बाद जो ये एड्रेस है, ये एड्रेस पॉइंटर रजिस्टर अपने पास होल्ड कर लेगा, और जब तक लूप चलता रहेगा, जब जैसे ये यहाँ तक पहुंचेगा दोबारा, यानी कि जब बॉडी खत्म होगी दोबारा इसको वापस यहीं भेज देगा जहाँ पर पॉइंटर रजिस्टर इसको इंडिकेट कर रहा है। तो बार बार जब ये यहाँ आता रहेगा तो ये लूप चलता रहेगा। तो इस तरह की बहुत सारी लॉजिक्स हैं कि एड्रेस को अगर होल्ड कर लिया, और अगर एड्रेस को ये होल्ड नहीं रखता तो ये यहाँ खत्म होने के बाद वापस नहीं आ सकता था। यहाँ वापस कैसे आएगा, उसको पता ही नहीं एड्रेस कौन सा है। इस एड्रेस को अगर होल्ड कर लिया, ठीक है, जहाँ पर जो है लूप के फौरन बाद ये एक जहाँ पे लूप लिखा है इसके फौरन बाद का एड्रेस होल्ड कर लिया, और जब तक लूप चल रहा है बार बार इसको यहीं पर रिटर्न कराते रहे, तो तब लूप चलेगा, तब ये इंस्ट्रक्शन बार बार चलेगी। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, जो भी मैंने बात की पॉइंटर से रिलेटेड एग्जांपल भी बताइए आपको। एनी क्वेश्चन? नो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एक बात कही जा रही है, यहाँ ये बात कही जा रही है कि तो कोई आपकी क्लास में हाफिज मोहम्मद जफीर खान है, चलो एडमिट कर लेते हैं। अच्छा जी, जफीर खान आपने थोड़ा लेट, काफी लेट ज्वाइन किया है, ठीक है, 9:20 हो रहे हैं, तो आपकी मैं प्रेजेंट मार्क नहीं करूंगा, आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, पॉइंटर रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर और बेस रजिस्टर की हम बात कर रहे थे। इन न्यू आर्किटेक्चर द डेस्टिनेशन, अच्छा ये बता रहे हैं नए आर्किटेक्चर के अंदर एक्यूमुलेटर रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर, तो ना ये इसका जो है वो मतलब इसका जो है ना वो डिफरेंस है, समझे, एक तरह से खत्म होता जा रहा है। क्यों खत्म होता जा रहा है? क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट आ गया वो आ गया जनरल रजिस्टर्स का, यानी कि एक रजिस्टर है वो अपना काम तो करेगा ही, लेकिन इसके साथ और भी वर्सेटाइल काम कर सकता है, और भी बहुत सारे काम कर सकता है। अपना काम भी करेगा दूसरा, और यानी कि दूसरे लफ्जों में जनरल पर्पज रजिस्टर हो जाएंगे।
ठीक है, तो यानी कि अपना स्पेशल काम करने के साथ साथ दे डू हैव सम स्पेशलाइज्ड बिहेवियर बट बेसिक ऑपरेशंस कैन बी डन ऑन ऑल जनरल रजिस्टर्स। सही है, तो अपना स्पेशलाइज काम करने के साथ साथ जो है वो दूसरे रजिस्टर्स का काम भी कर सकता है। तो ऐसे रजिस्टर्स को हम कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, तो बहरहाल ये भी हमें देखते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स आगे आ रहे हैं। फ्लैग रजिस्टर होता है एक तरह का, फ्लैग रजिस्टर या प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जिसको हम कहते हैं। फ्लैग रजिस्टर का काम क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। कंट्रोलिंग पर्पस के लिए यूज होता है। लाइक द एक्यूमुलेटर इट इज एट 8, इट इज एन 8, 16 और 32 बिट। ठीक है, ये मतलब जाहिर है जैसे एक्यूमुलेटर रजिस्टर की जो लेंथ होती है इस तरह से फ्लैग रजिस्टर्स की भी लेंथ होती है। बट अनलाइक द एक्यूमुलेटर इट इज मीनिंगलेस एज अ यूनिट रादर देन इंडिविजुअल कैरी। मैंने आपको जो कंट्रोल बस के बारे में लास्ट क्लास में बताया था, कंट्रोल बस जो है ना सारी बिट्स मिलके काम नहीं करती, बल्कि हर बिट, हर सारी जो लाइन है कंट्रोल बस की वो मिलके काम नहीं करती, बल्कि हर लाइन का अलग अलग मकसद होता है। ठीक है ना, कोई जो है वो कैरी सेव करने का काम आता है, कोई जो है किसी पर्पस के लिए काम आता है, कोई राइट करने के लिए, कोई रीड करने के लिए, सब मिलके इकट्ठे काम नहीं करते कंट्रोल बस के अंदर। तो कंट्रोल बस की के लिए जो रजिस्टर चाहिए होता है वो फ्लैग रजिस्टर है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग का काम करता है। तो यहाँ पर ये बात लिखी है कि सारे जो है ना इट इज मीनिंगलेस एज अ यूनिट। सारी सारी इसकी जो बिट्स हैं एक साथ मिलके काम नहीं करती, बल्कि हर बिट का अलग अलग काम है। इंडिविजुअल बिट्स कैरी डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, हर बिट का अलग अलग काम है फ्लैग रजिस्टर के अंदर। The bits of the accumulator work in parallel as a unit and each bit means the same thing. तो accumulator रजिस्टर के अंदर सारे मिलके काम करते हैं, जो भी हमने पिछले स्लाइड में देखा था। लेकिन फ्लैग रजिस्टर के अंदर सारी बिट्स मिलके काम नहीं करती। ठीक है, इंडिविजुअल का ये मतलब कह रहे हैं कि अगर ये मिलके काम करेंगी तो कोई इसका वो मीनिंगलेस हो जाएगा। इसकी कंबाइंड काम नहीं करती, बल्कि सारी इंडिपेंडेंट काम करती है। तो बहरहाल ये काम क्या करती हैं फ्लैग रजिस्टर, वो देख लेते हैं फ्लैग रजिस्टर का काम क्या है। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक चीज दिखाई है, फॉर एग्जाम्पल कि जो है an example is a bit commonly present in the flag register is the carry flag। एक flag register की bit होती है carry flag, जो कि carry को होल्ड करने का काम आती है। अब इसका काम क्या है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे दो अगर नंबर हैं, दो नंबर हैं 16 बिट के, दो नंबर है 16 बिट के, उनको जब जमा किया और जमा करने के बाद अगर कोई कैरी प्रोड्यूस होता है तो वो 17वीं बिट होगी। कैरी कैरी जो होगी वो 17वीं बिट होगी, 17 बिट होगी। ठीक है, तो 17 बिट जो है वो कहाँ होल्ड करेगा, क्योंकि प्रोसेसर तो 16 बिट का है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर भी 16 बिट का है, तो 16 बिट का आर्किटेक्चर है। तो अगर कैरी प्रोड्यूस हो रही है 17वीं बिट आ रही है, तो 17वीं बिट को होल्ड कहाँ करेगा, 17वीं बिट तो है ही नहीं प्रोसेसर के पास, तो क्या करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है केस जो मैंने अभी बताया आपको, कि दो 16 बिट्स के नंबर है, उनको जब जमा किया, जी सकवान आबिद भी आ गया। ठीक है, तो दो 16 बिट के रजिस्टर्स हैं, उनको जब जमा किया तो जवाब आया 17वीं बिट पे। ठीक है, तो 17वीं बिट जो है वो कहाँ रखेगा, क्योंकि 16 बिट के अंदर 17वीं की गुंजाइश तो है ही नहीं, 16 बिट में 17वीं की गुंजाइश है ही नहीं, तो उसको रजिस्टर फ्लैग रजिस्टर सेव करेगा, उसको फ्लैग रजिस्टर सेव करेगा। तो आप यहाँ देखो आगे, अच्छा ये इसके बाद को आगे भी दिखाएंगे हम। तो फ्लैग रजिस्टर अगर नहीं होता तो ये काम फिर पॉसिबल नहीं था। तो ये बिट्स को कौन हैंडल करता, तो फ्लैग रजिस्टर के अंदर एक बिट होती है कैरी फ्लैग जिसको हम कहते हैं। अगर ये बिट 1 हो जाती है तो उसका मतलब है कैरी प्रोड्यूस हुआ है, अगर ये बिट 0 होती है तो उसका मतलब है कैरी प्रोड्यूस नहीं हुआ। आपने लिखा था ना शो डम रजिस्टर। अच्छा ये आपको, आपने कल प्रोग्राम चला रहे थे, कोई प्रोग्राम चला के देखा, आउटपुट नजर आया किसी प्रोग्राम का आउटपुट? नो सर। अच्छा आउटपुट नजर ही नहीं आया, चला ही नहीं सक्सेसफुली कोई प्रोग्राम? नो सर, वो सर के पास भी नहीं चल रहा था, उनके पास तो जो फर्स्ट एरर आता था, फर्स्ट क्लास का एरर था प्रोजेक्ट का, वही आ रहा था अभी तक। वो नोटपैड पे करते हैं खाली। अच्छा, बड़े मसाइल हैं।
आपने अभी तक एक प्रोग्राम भी यानी कि सक्सेसफुली चला के नहीं देखा है, इसका मतलब ये हुआ ना? सर जितना किया है वो घर पे किया है हमने, वो भी लैब दे देते हैं ऐसी, तो हो नहीं, जाती है वो। आपने घर पे कोई प्रोग्राम रन हुआ है आपके पास, आउटपुट दिखाया है उसका? जी सर घर पे तो है। हाँ, तो आपने कॉल डम रजिस्टर जो आपने कराया तो उसके अंदर फ्लैग्स नजर आ जी रहे होंगे, जी सर, EF। उसमें बहुत सारे रजिस्टर्स आ रहे होते हैं हाँ हाँ, और जिसमें हेक्साडेसिमल की वैल्यू होती है शायद। हाँ बिल्कुल सही। उसमें नीचे भी देखा करो फ्लैग भी नजर आते हैं, कैरी CF लिखा होता है, CF OF कैरी फ्लैग। जी सर CF और जी सर, हाँ, जी सर CF ये तीन होता है, चार होते हैं। CF ये होता है। आप देखना कोई जमा कराना कोई चीज इसमें कैरी ओके प्रोड्यूस सर। हो रही है तो कैरी प्रोड्यूस होगी ना, CF1 हो जाएगा अगर कैरी प्रोड्यूस होगी। ओके सर। ठीक है, तो महाराज ये लैब का काम भी आपका कराते हैं इंशाल्लाह, आपका कोई जो है सूटेबल अरेंजमेंट हो जाए लैब के लिए। क्योंकि अभी मैं जब शुरू कर दूंगा ज़ाहिर है कोडिंग पे पढ़ाना, तो फिर कोडिंग ही चलती रहेगी, बस ये थ्योरी तो खत्म हो जाएगी शुरू में ही थ्योरी है ये। अच्छा जी, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट बूलियन इंफॉर्मेशन, ईच बिट हैज एन इंडिपेंडेंट मीनिंग। ठीक है, तो फ्लैग रजिस्टर के अंदर ठीक है, मैं देख अभी हम कोशिश करके बात करते हैं, आज मैं बात कर लूंगा, बस बात कर लेंगे ये लैब के लिए आप। अच्छा, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट बुलियन इंफॉर्मेशन, ईच बिट हैज इंडिपेंडेंट मीनिंग, हर बिट की अपनी अपना मतलब है, और कलेक्टिवली कोई मतलब है। जैसे कैरी फ्लैग का आपको अभी एग्जांपल बताई, कैरी फ्लैग एक फ्लैग है, एक दूसरे इसकी बिट का मतलब क्या है, कैरी प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, ये सब बिट्स के साथ मिलकर थोड़ी काम करेगा, वरना इसका इंडिविजुअल अपना मतलब है, ठीक है, जो और जो फ्लैग्स है उनका अपना मतलब है। तो ये कुछ दिखाया है कि अगर एक एग्जाम्पल दिखाया है 8 बिट का जो फ्लैग रजिस्टर है उसका, तो ये मुख्तलिफ 8 बिट्स हैं, जैसे कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ठीक है ना, इस तरह से डेटा फ्लैग ये है, जीरो फ्लैग है, ऑक्सिलरी फ्लैग है, साइन फ्लैग, ये अलग अलग फ्लैग्स हैं। और ये जब कब होता है, जैसे कैरी प्रोड्यूस हुआ है तो कैरी फ्लैग वन हो जाएगा। ओवरफ्लो फ्लैग का मतलब क्या है, जब कोई दो एडिशन कराई है और जवाब ऊपर जा रहा है रेंज से, तो ओवरफ्लो फ्लैग। अभी आगे सबके बारे में बात आएगी, ये सिर्फ आपको वो दिखाया है, सैंपल दिखाया है। अच्छा, कैरी फ्लैग का मतलब, कैरी फ्लैग को यहाँ पर सी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, जीरो फ्लैग को हम यहाँ पर जेड से डिनोट कर रहे हैं। जीरो फ्लैग का मतलब क्या है, ये दो चीजों को जमा किया या जो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया, अगर जवाब जीरो आ गया तो जीरो फ्लैग वन हो जाएगा, अगर जवाब नॉन जीरो आएगा, कोई नंबर होगा, तो जीरो फ्लैग जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ जीरो को देखने के लिए, होल्ड करने के लिए नंबर है, फ्लैग है कि अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन का रिजल्ट जीरो आ रहा है तो ये फ्लैग वन हो जाता है, अदरवाइज जीरो रहता है। अब यहाँ पर ये देखो, मिसाल के तौर पे ये दिखाया गया है, ये दो नंबर्स हैं, ये 16 बिट का एक नंबर है, सारे वंस हैं, ये 16 बिट का दूसरा नंबर है, इसके अंदर सारे जीरो है, आखिर में वन है, एक्चुअली ये वन लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये वन है, और ये जो है अगर देखा जाए तो एक तरह से -1 है, टूज कॉम्प्लीमेंट है। बहरहाल हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को हमने ऐड किया, तो जवाब ज़ाहिर ऐड करोगे तो 110 आ जाएगा, कैरी ऊपर आ जाएगा, रेड कलर से ये कैरी है, ये कैरी है, ठीक है, 11 ऐड किया, जीरो नीचे ऊपर कैरी आ जाएगा। अब ये कैरी चलता जा रहा है, कैरी चलता जा रहा है, अब कैरी चलता जा रहा है, अब आखिर में भी ज़ाहिर है 1 ऐड करोगे जीरो, और जो है इसके बाद जो है वो ये वन ऐड करोगे, ये वन और ये जीरो ऐड करोगे, और ऊपर ऊपर वन वन है, वो ऐड करोगे तो जो टू आएगा, जीरो नीचे, कैरी ऊपर, ये वो कैरी है। अब ये कैरी कहाँ जाएगा, ये कैरी चला गया कैरी फ्लैग में, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर आपका था ही 16 बिट का, प्रोसेसर 16 बिट का था, 16 बिट की एडिशन करने के बाद जो 17वीं बिट आई है ना, ये 17वीं बिट आई है, इसको कैरी फ्लैग ने होल्ड कर लिया अपने पास। तो अगर ये चीज होल्ड नहीं करेगा तो जवाब मुकम्मल नहीं है, ठीक है, तो अगर फ्लैग नहीं होंगे हमारे पास अगर फ्लैग नहीं होंगे तो इस तरह के ऑपरेशन करने में हमारे इस तरह के ऑपरेशन हम नहीं कर सकेंगे। अगर कैरी प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ रखेंगे, 16 बिट का आर्किटेक्चर, 17वीं बिट कहाँ रखेंगे, ठीक है, तो फ्लैग हमें बहुत सपोर्ट करता है। प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। अच्छा जी, इसमें क्या क्या बात कही जा रही है प्रोग्राम काउंटर में, एवरीथिंग मस्ट ट्रांसलेट इनटू बाइनरी नंबर्स फॉर आवर ड्रम प्रोसेसर, ठीक है, यार ये बैकग्राउंड में क्या होता है, सब बाइनरी नंबर के अंदर काम चल रहा होता है,
असेंबली में सारा काम बैकग्राउंड में ज़ाहिर है बाइनरी नंबर्स पे हो रहा है, बैकग्राउंड में बाइनरी नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमें ऐड भी कराना है, हम ये लिखते हैं ना ऐड, एडिशन जैसे आपने लिखा था प्रोग्राम में, कोड में भी लिखा हुआ था ऐड। ऐड का मतलब क्या है, ज़ाहिर है इसका कोई जो है ना ये एडिशन परफॉर्म करेगा, लेकिन एडिशन जो है वो कैसे परफॉर्म करेगा? ऐड जो है ये तो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ऐड के पीछे कोई ना कोई कोड होगा जो प्रोसेसर समझ सकता है, ठीक है। तो उस कोड को हम कहते हैं ऑप कोड, ऑपरेशन कोड, ऑप कोड कहलाता है। ऑप कोड मीन्स ऑपरेशन कोड। तो ये जो ऐड का जो मामला है, तो वो ऐड के पीछे उसका ऑप कोड होगा। फॉर एग्जांपल ऐड का हो सकता है ऑप कोड हो 65 हेक्सा का, या कोई और नंबर हो, ठीक है। 65 नहीं हो तो फॉर एग्जांपल रखा होगा B8। अब B8 जो है ना, फॉर एग्जांपल एक हेक्सा नंबर है, और उसका काम क्या है, ये कोड है, इसका कोड के पीछे एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। आपने तो ऐड लिखा है अपनी सहूलत के लिए, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर जो है इसका ऑप कोड जनरेट करेगा बैकग्राउंड में, जो कि ये है। अब हमें ये लिखना मुश्किल है क्योंकि हमें याद नहीं है कि ऐड करने के लिए B8 लिखना पड़ेगा, इसलिए हम जो है ना ये लिख देते हैं इंस्ट्रक्शन। इसको हम ना इंस्ट्रक्शन निमोनिक भी कहते हैं, आगे लिखा हुआ है। तो हम इस तरह की चीज लिख देते हैं, जो बैकग्राउंड के अंदर इसका ऑप कोड है वो कॉल होता है, और प्रोसेसर वो ऑपरेशन अंजाम देता है जो इस ऑप कोड के बिहाफ पे उसको करना है। ठीक है, तो ये अच्छा, अब आगे बात बता रहे हैं यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर की। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर भी कहते हैं, और इसका नाम एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर भी कहते हैं, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी है। ये काम क्या करता है कि ये जो यहाँ जो लिखा हुआ है, द प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट। जो अगली इंस्ट्रक्शन चलने वाली है उसका एड्रेस अपने पास होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझो कि आपने लिखा a is equal to 3, फिर आपने लिखा b is equal to 2, फिर आपने लिखा a is equal to 5। तो आपके पहले a की वैल्यू 3 होगी, फिर b की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर a की वैल्यू 5। पहले इंस्ट्रक्शन ये चलेगी। जब ये इंस्ट्रक्शन चलेगी, शुरू में प्रोग्राम काउंटर का जो रजिस्टर है वो कौन सी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करेगा? इस वाली को, इसका एड्रेस, इसका जाहिर मेमोरी कोई एड्रेस होगा, उस एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर अपने पास होल्ड करेगा। ठीक है, अब अगर इसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन चलने वाली है, जब ये उस वक्त होल्ड करेगा जब ये चली नहीं थी, लेकिन जब ये चल गई, जब ये चल रही होगी, उस वक्त किसका एड्रेस होल्ड करेगा? ये इसका, जो अगली इंस्ट्रक्शन चलने वाली है। और जब ये चल रही होगी, जब इसकी बारी आएगी, तो फिर किसका? अभी इसको आप यूं समझो, मैं दोबारा से इसको लिख देता हूँ। एक ही वेरिएबल मैंने यूज किया है। तो सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर, अच्छा ये प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर के अंदर ये रजिस्टर है, इसके अंदर एड्रेस होल्ड होगा। फॉर एग्जांपल ये मेमोरी के एड्रेस नंबर जो है वो 05 पे रखा है, नंबर नहीं रखना चाहिए, B1 पे रखा है, फॉर एग्जांपल B1। ठीक है, ये मेमोरी के एड्रेस जो है वो फॉर एग्जांपल B10 पे रखा है, और ये मेमोरी के एड्रेस B22 पे रखा है। तो प्रोग्राम काउंटर शुरू में खाली, प्रोग्राम काउंटर पहले किसका एड्रेस अपने पास होल्ड करेगा? जिसको सबसे पहले चलना चाहिए इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, तो B1 का एड्रेस होल्ड करेगा। B1 का जब एड्रेस होल्ड करेगा तो चलेगा, तो होगा क्या? A is equal to 5 परफॉर्म उस वक्त होगा। लेकिन जब ये A is equal to 5 परफॉर्म कर रहा होगा, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन चलने वाली है? B10। ठीक है, ये अपने पास B10 लिख देगा। तो अब अभी चल ये रही है, अभी चली नहीं है ये, ठीक है, सेकंड इंस्ट्रक्शन चली नहीं है, अभी पहली इंस्ट्रक्शन चल रही है। लेकिन जब पहली इंस्ट्रक्शन चल रही होगी, उस वक्त ये अगली इंस्ट्रक्शन जो चलने वाली है उसका एड्रेस अपने पास रख लेगा। और जब इसकी बारी आएगी, जब ये चलेगी, तो फिर अगली इंस्ट्रक्शन जो चलने वाली है B22, ये B22 अपने पास रख लेगा। ठीक है, ताकि जैसे ही ये खत्म हो, फौरन प्रोग्राम काउंटर में जो वैल्यू रखी है
अगली इंस्ट्रक्शन वो चल जाए। तो समझ में आ गई ये बात? प्रोग्राम काउंटर में एक्चुअली क्या सेव होता है, जो अगली इंस्ट्रक्शन चलने वाली होती है उसका एड्रेस सेव होता है। एनी क्वेश्चन इसमें, कोई समझने वाली बात? प्रोग्राम काउंटर समझ में आ गया? यस सर। अब देखो प्रोग्राम काउंटर में अगर प्रोग्राम काउंटर ना हो तो क्या फर्क पड़ेगा, आपकी सारी लॉजिक खराब हो जाएगी। अभी आप मुझे बताओ, एक ही वैल्यू, एक आखिर में एक ही वैल्यू क्या जनरेट होगी? एक की वैल्यू 5 भी है, एक की वैल्यू 3 भी है, एक की वैल्यू 1, एक की वैल्यू 1 भी है। एक ही एक ही वैल्यू वैल्यू 1 होगी सर। 1 होगी। क्यों 1 होगी? क्योंकि लास्ट है। लास्ट है, और लॉजिक इंस्ट्रक्शन जो चली है ना वो इस तरह से चली है, टॉप टू डाउन। और टॉप टू डाउन इंस्ट्रक्शन कैसे चली है? क्योंकि प्रोग्राम काउंटर ने हमारी मदद की। प्रोग्राम काउंटर नहीं होता तो फिर इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन नहीं चलती, फिर ये नहीं चलती फिर, क्योंकि उसको पता कैसे चलता कि अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी चलानी है। तो प्रोग्राम काउंटर की वजह से सारी लॉजिक जो है ना मेंटेन होती है। आप C# पे जितनी भी प्रोग्रामिंग करते हो, तो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हो, टॉप टू डाउन जो इंस्ट्रक्शन पढ़ रहा होता है वो प्रोग्राम काउंटर उसकी हेल्प करता है कि अगली इंस्ट्रक्शन इसके बाद ये है। अब साहब नीचे आपने कोई फंक्शन कॉल की, आपने कोई फंक्शन कॉल किया, कॉल ABC, आपने लिखा कॉल ABC, ABC के नाम से फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है जो आपने कॉल किया। तो अगली इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस है फॉर एग्जांपल B6। तो अब B इसके बाद क्या हो जाएगा, B6 पे चला जाएगा। ठीक है, B6 पे चला जाएगा। अब ये जैसे ही कॉल करेगा, ABC का फंक्शन कहीं बना हुआ होगा, जाहिर है जब यहाँ अब ABC का फंक्शन बना हुआ होगा, उसमें उसमें जो है कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होंगी, और ये ABC का फंक्शन जहाँ बना हुआ है फॉर एग्जांपल उसका एड्रेस है D7, फॉर एग्जांपल D7 उसका एड्रेस है। तो ये करेगा क्या, जैसे ही कॉल ABC आएगा, कॉल ABC के बाद अगला एड्रेस ही क्या रखेगा अपने पास प्रोग्राम काउंटर, D7। लेकिन B6 जो है ना, B6 को कहीं पर सेव करा लेगा, फिर वापस उसको फंक्शन अगला D7 पे गया, D7 जब चल जाएगा, D7 पे फंक्शन रखा है, ये फंक्शन चलने के बाद फिर दोबारा से वापस उसको यही लौटना है ना जहां से कॉल किया था, उसके बाद वाली लाइन पे। उसकी बाद वाली लाइन का जो एड्रेस है ना, वो अपने पास वो ये कहीं आगे टॉपिक आएगा डिटेल में, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रोग्राम काउंटर जो है ना वो पूरी लॉजिक मेंटेन करता है। ये वापस जब पलटेगा तो ये जो इसने टेम्पररी सेव किया हुआ होगा वो वापस रिस्टोर कर लेगा। यानी कि लुबे लुबाब ये है कि प्रोग्राम काउंटर चलेगा वही इंस्ट्रक्शन जिसको प्रोग्राम काउंटर जो है बता रहा होगा। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग के अंदर फिर इस एड्रेस का जो फंक्शन का एड्रेस होगा जिस जहां पर फंक्शन रखा है ये वहां चला जाएगा। फिर जब वापस इसको बुलाना होगा ये प्रोग्राम काउंटर अपने उस एड्रेस पे बुला लेगा। तो प्रोग्राम काउंटर जो है ना वो पूरी लॉजिक जो मेंटेन होती है ना प्रोग्रामिंग की, वो इसी रजिस्टर के जरिए होती है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में? क्लियर है सारी बातें? यस सर। तो ये सारी बातें लिखी है। ठीक है, तो अभी अब आपको ये लाइन समझ में आ रही होगी जो नीचे लिखा है, द प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, और ऊपर क्या लिखा है, ऊपर ये लिखा है कि जाहिर है ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम कहते हैं और सबकी पोजिशनल रिलेशनशिप होती है। ठीक है ना, तो एक के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन चलती है, लेकिन वो चलती कैसे है, वो प्रोग्राम काउंटर के जरिए चलती है। तो प्रोग्राम काउंटर जो है वो इंश्योर करता है इस बात को कि अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी चलने वाली है, ताकि पूरी प्रोग्रामिंग लॉजिक जो है वो मेंटेन रहे। अगर प्रोग्राम रजिस्टर नहीं होगा, आप प्रोग्राम कोई कोड भी नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर टॉप टू डाउन जो है इंस्ट्रक्शन चलेंगी नहीं अगर प्रोग्राम काउंटर सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये दिखाया गया है, यहाँ पर ऑपकोड की बात हो रही है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ऑपकोड किसे कहते हैं, कोई काम जो है माइक्रो प्रोसेसर को, माइक्रो प्रोसेसर जो ऐड जो है, ऐड सब्ट्रैक्ट, ये तो हमारी आसानी के लिए। ठीक है, हम लिखते हैं ऐड करना है तो नंबर को ऐड कर दो, लेकिन ये जो है ना ये तो हमारी आसानी के लिए। प्रोसेसर क्या समझता है, ऑपकोड, प्रोसेसर ऑपकोड समझता है। तो प्रोसेसर ऑपकोड समझता है। प्रोसेसर ऑपकोड फॉर एग्जांपल ऐड का है 152 फॉर एग्जांपल, 152 इज द ऑपकोड ऑफ ऐड। ऐड का ऑपकोड फॉर एग्जांपल 152 है। तो
इसके पास जो है ना प्रोसेसर के पास 152 होगा लिखा हुआ और 152 के ऊपर वो एडिशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसका ऑपकोड का मतलब फॉर एग्जांपल एडिशन। तो ऑपकोड जो है ना वो एक्चुअली प्रोसेसर उस पर काम करता है। इंस्ट्रक्शन निमोनिक किसे कहते हैं? ये इंस्ट्रक्शन निमोनिक कहते हैं, यही जो आपका आप ऐड लिख रहे हो ना, ऐड सब्ट्रैक्ट, ये इंस्ट्रक्शन निमोनिक कहलाते हैं। इस तरह से लिखते हैं इसको, इंस्ट्रक्शन निमोनिक। खाली निमोनिक भी कह सकते हैं आप, एम साइलेंट है इस पे। ठीक है, तो इसको निमोनिक या इंस्ट्रक्शन निमोनिक कहते हैं। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई जो आप कर रहे थे, आईमल, ठीक है, डिवाइस डिवीजन के लिए आप डिव लिख रहे थे, वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन निमोनिक्स हैं। उनके पीछे उनका रेस्पेक्टिव ऑप कोड है और उस ऑप कोड की बिहाफ पे जो है ना वो काम कर रहा होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? अच्छा, अब ऑप कोड को, ऑप कोड जो है ना आपका ऐड सब्ट्रैक्ट, ऑप कोड जो है, ऑप कोड आपका ये था, सॉरी, ये 152, ठीक है, ऑप 152 ऑप कोड था। किसका ऑप कोड था? ऐड का। तो ऐड लिखोगे पीछे 152 में कन्वर्ट हो जाए, ये काम कौन करेगा? कि आपने लिखा तो ऐड है लेकिन उसके पीछे भी 152 कॉल हो जाए, ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा असेंबलर। ठीक है, असेंबलर का काम क्या है? यही काम है कि जितने भी माइक्रो प्रोसेसर, जिन जो माइक्रो प्रोसेसर के जो ऑप कोड है, उस ऑप कोड के अंदर पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है। पूरा प्रोग्राम ऑप कोड में कन्वर्ट हो जाता है ताकि माइक्रो प्रोसेसर उसको चला सके। तो ये काम है असेंबलर का, टू कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन इनटू ऑप कोड। क्लियर हो गया असेंबलर का काम? यस सर। आप असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम कभी भी आप ये नहीं कहना हम कंपाइल किया हमने प्रोग्राम। असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम कभी कंपाइल नहीं होता। असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम हमेशा असेंबल होता है। ठीक है, जब आप कंट्रोल F9 कर रहे होते हो, चला रहे होते हो उसको, तो वो एक्चुअली आप असेंबलर यूज कर रहे होते हो, असेंबलर यूज कर रहे होते हैं। असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम असेंबल होता है और वो रिस्पेक्टिव ऑप कोड के अंदर जो है वो का प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाता है। फिर फायदा ये होगा कि ज़ाहिर जब ऑप कोड में कन्वर्ट हो गया, प्रोसेसर उसको चला लेता है क्योंकि प्रोसेसर की जबान ऑप कोड की है। प्रोसेसर सारे नंबर्स को समझ लेता है और वो चला लेता है। अच्छा, ये अब इंटेल प्रोसेसर की यहाँ पर जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। हिस्ट्री आ गई इसकी। द फर्स्ट मीनिंगफुल प्रोसेसर रिलीज बाय इंटेल वाज 8080। सबसे पहला प्रोसेसर ये था इंटेल का। जब इंटेल का प्रोसेसर हम क्यों पढ़ रहे हैं हिस्ट्री वगैरह? क्योंकि हिस्ट्री पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको जो हम जो पूरे कोर्स में पढ़ेंगे ना प्रोसेसर, इस प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे वो इंटेल का प्रोसेसर ही है। ठीक है, और आप इस प्रोसेसर के बारे में ज़ाहिर है जब हम काम कर रहे हैं तो इस प्रोसेसर में कुछ लिमिटेशंस हैं। अब आपको लिमिटेशंस कैसे समझ में आएंगी? जब आपको हिस्ट्री समझ में आएगी, इसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी इंटेल के प्रोसेसर की, तब हमें पता चलेगा कि भाई ये काम हम जो कर रहे हैं, ये अगर ये काम नहीं हो पा रहा तो क्यों नहीं हो पा रहा, उसके पीछे भी रीजन क्या है। तो उसकी हिस्ट्री देखना पड़ेगी इंटेल के प्रोसेसर की। तो पहला जो प्रोसेसर था वो था 8080 इंटेल का। ठीक है, और वो जो है वो 8 बिट का प्रोसेसर था। वो 8 बिट का प्रोसेसर था। एक